हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विनर क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं। यहाँ से आपके एक या दो प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर पूरी हिस्ट्री की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा प्रश्न दोस्तों आपके मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, यानी आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे जाते हैं। ये वैसे होता तो 1700 कुछ से ही शुरुआत हो जाती है, लेकिन जो ज़्यादातर प्रश्न हैं इसके 1885 से लेकर 1947 तक के प्रश्न पूछे जाते हैं, या अब तक बात कर लें तो ये पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी हमारा क्या चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री ही चल रही है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना। आपको कुछ नहीं करना, ना लिखना है ना पढ़ना है, आपको केवल वीडियो के लेक्चर को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। आपके 1-2 नंबर पक्के हो जाएंगे। टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, या फिर वो पेट हो, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हो तो इस वीडियो से 1 नंबर फंसा के आओगे, है ना। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 1885, इससे पहले भी 1857 में क्रांति हुई थी, सभी को पता, जो कि असफल हो गई थी। तो वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे, पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने वाले हैं। 1885 से दोस्तों हुआ क्या था, सबसे पहले आप ये देख ली। एक था इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना। इसमें दोस्तों क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, आप भी लिखते रहना अगर समझ में जो नहीं आएगा, अदरवाइज़ आपको केवल समझ लेना है। इसकी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1885 में हुई थी। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। उसके बाद उस समय अगर गवर्नर जनरल की बात कर लें, गवर्नर कौन था, तो दोस्तों उस समय जो गवर्नर थे आपके, वो थे भाई डफरिंग, लॉर्ड डफरिंग। कौन थे भाई, लॉर्ड डफरिंग थे उस समय गवर्नर जनरल भारत के। लॉर्ड मतलब ये अपने आप को भगवान कहलाते थे। ये सभी लोग जो हम लोगों को बंधक बनाए थे, उनसे अपने आप को भगवान कहलाते थे। वैसे कह लें तो लॉर्ड डफरिंग को क्या कहा जाता है कि ब्रिटिश को ख़त्म करने का मेन कारण जो जाता है वो लॉर्ड डफरिंग को ही जाता है। रीज़न मैं अभी बताऊंगा। 1885 में ये गवर्नर जनरल थे। उसके बाद बात कर लें, इसके जो सबसे पहले स्थापना की थी, या सबसे पहले इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे, यानी फाउंडर बात कर लें दोस्तों, खोजकर्ता, तो वो कौन थे, वो थे आपके A.O. ह्यूम। कौन था, A.O. ह्यूम, ठीक है ना, A.O. ह्यूम। इनको याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, A.O. ह्यूम। और कभी कभी पूछ लेता कि ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये आपके स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ये आपके कहाँ के रहने वाले थे, तो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ये बात हो गई। अब देखो, जब स्थापना हो गई कांग्रेस की, जब कांग्रेस की स्थापना हो गई दोस्तों, तो इसके बाद कांग्रेस की लगातार बैठकें चली, जिसमें से 4 बैठकें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। कौन कौन सी थी वो देखना। जो अगर मैं फर्स्ट मीटिंग की बात कर लूँ, पहली मीटिंग, तो ये मीटिंग आपकी 1885 में ही हुई है। पहली मीटिंग आपकी 1885 में हुई। और कहाँ हुई दोस्तों, तो ये हो गई आपकी बम्बई में, जिसको आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। पहली मीटिंग 1885 में हुई, बम्बई में हुई। और इसके जो अध्यक्ष थे, इसकी अध्यक्षता किसने की, तो W.C. बनर्जी ने की, जिनका पूरा नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, W.C. बनर्जी। ये हो गई पहली मीटिंग। उसके बाद इसकी दोस्तों जब दूसरी मीटिंग हुई, तो दूसरी मीटिंग कब हुई, इसके जस्ट बाद 1886 में इसकी दूसरी मीटिंग हुई। और ये कहाँ पर हुई दोस्तों, ये आपकी हुई कलकत्ता में। कलकत्ता, जिसको आज के ज़माने में हम लोग कोलकाता बोलते हैं। दूसरी मीटिंग कलकत्ता में हुई। और इसके जो अध्यक्ष बने वो आपके बने दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना भाई, दादा भाई नौरोजी, ये आपके अध्यक्ष बने। अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले आप थोड़ा सा समझिए, कहानी को लिंक करिए बस। जो तीसरी दोस्तों आपकी बैठक हुई, तीसरी इसके जस्ट बाद हुई 1887 में। 1887 में बैठक हुई, वो कहाँ पर हुई थी, मद्रास में हुई थी। वो आपकी मद्रास में हुई थी। और इसके जो आपको वो बनाए गए अध्यक्ष, वो बनाए गए बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी बनाए गए इसके अध्यक्ष, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है ना, इसके अध्यक्ष बनाए गए। और जो चौथी आपकी हुई थी, 4th नंबर की, वो आपकी हुई इसके जस्ट बाद 1888 में।
1888 में चौथी बैठक हुई और ये कहाँ पर हुई थी? ये इलाहाबाद में हुई थी, जिसको आज के ज़माने में क्या बोलते हैं भाई? प्रयागराज बोलते हैं। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी जॉर्ज यूल ने। किसने की थी? जॉर्ज यूल ने की थी इसकी अध्यक्षता। अब सुनो, यहाँ से कांग्रेस से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए बहुत बड़े टॉपिक हैं ये वाले, कई दिनों में ये ख़त्म होंगे, लेकिन फिर भी आपको उतना बताया जाएगा जितना आपके पेपर में आ सकता है। सबसे पहले पूछा जा सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस सन में हुई? तो याद रखना 1885 में हुई। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि उस समय वायसराय कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड डफरिंग। तीसरी चीज़ पूछी जाएगी कि सबसे पहले इसकी अध्यक्षता या इसके अध्यक्ष कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो वो थे A.O. ह्यूम। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ये बात क्लियर हो गई ना। फिर बात आती है इसकी 4 बैठकें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ हर बार एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, यहीं से हर बार एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या आएगा कि पहली बैठक, कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ पर हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अगर पूछेगा कहाँ पर हुई तो आपको याद रखना बम्बई में हुई। किस सन में हुई? तो 1885 में हुई। इसके अध्यक्ष कौन बने? तो WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष बने। दूसरी बात करेगा तो 1886 में हुई। कहाँ पर हुई? कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष कौन बने? दादा भाई नौरोजी बने। तीसरी बात करेगा तो 1887 में। ये कहाँ हुई? मद्रास, जिसको हम चेन्नई के नाम से अब जानते हैं। इसके बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। उसके बाद फोर्थ 1888 में हुई प्रयागराज इलाहाबाद में। इसके जॉर्ज यूल बने। अब सुनो एक क्वेश्चन, अगर पूछा जाएगा कि पहले हिंदू अध्यक्ष कौन थे, पहले हिंदू अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो पहले हिंदू अध्यक्ष जो थे वो आपके थे WC बनर्जी। WC बनर्जी आपके पहले हिंदू अध्यक्ष बनाए गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, है ना। दूसरे जो दादा भाई नौरोजी हैं ये आपके प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। प्रथम पारसी अध्यक्ष थे ये दादा भाई नौरोजी, प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। और ये लगातार दोस्तों 3 बार आपके अध्यक्ष बने थे। लगातार मतलब नहीं, टोटल 3 बार ये आपके अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी, 3 बार लगातार। ये पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता किसने की? तो याद रखना आपको दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगली बात करते हैं कि बदरुद्दीन तैयब जी जो थे ये आपके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये क्या थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन था भाई? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगली बात जो आती है आपकी जॉर्ज यूल, ये आपके 2 बार बने थे, 2 बार, लेकिन ये थे कैसे? ये ब्रिटिश थे। ये कौन थे? ब्रिटिश थे। ये पहले ब्रिटिश शासक थे जो कांग्रेस पर जिन्होंने अध्यक्षता की थी। वो पहले कौन थे? वो थे जॉर्ज यूल। तो इतने प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर इसके आगे हम लोग बात करेंगे 1888। इसकी मीटिंग और भी हुई थी, 16-17 मीटिंग हुई थी, लेकिन हमको शब्द नहीं याद रखने, हमको केवल 4 याद रखने, 4 से ही क्वेश्चन पूछ लेता है ना। फिर आगे देखो पहुँचते हैं, इसको आप नोट कर सकते हो। क्लियर हो गया ना। देखो अगली जो बात आती है, आपको पता होगा कि जब हम आपसे पूछें कि जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है कौन सा है? वंदे मातरम, है ना। आपको पता होगा कि 1896 में कलकत्ता में, कहाँ पर दोस्तों? कलकत्ता में क्या गाया गया? वंदे मातरम पहली बार गाया गया। वंदे मातरम पहली बार गाया गया कहाँ पर? कलकत्ता में गाया गया। और अगर पूछेगा कि इसके रचयिता कौन है, इसको किसने लिखा है, तो आपको ये चीज़ जरूर याद रखनी है, इसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी की एक बुक है दोस्तों, आनंद मठ। कौन सी है? आनंद मठ इनकी एक बुक है। आनंद मठ इनकी एक बुक है, उसी बुक से ये वंदे मातरम लिया गया है। वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था पहली बार, जिसको
बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और ये इनकी लिखी हुई बुक आनंद मठ से लिया गया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछ लेता है ना। अब ये हम 1896 पे पहुँच गए, अब सीधे पहुँचेंगे 1905 के ऊपर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1905 ये चीज़ समझ चुके होंगे आप। देखिए अब हम कहाँ पर पहुँच गए हैं सर, 1905। 1905 में हमारा क्या हुआ था, 1905 में हमारा बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था भाई, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। और उस समय दोस्तों वायसराय भारत के कौन थे, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। कौन था भाई, लॉर्ड कर्जन थे। तो यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ, तो बंगाल विभाजन 1905 में हो गया था। और बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो वो थे आपके लॉर्ड कर्जन, ये भारत के वायसराय थे। अब समझो यहाँ पर बात को, यहाँ पर बात को समझो दोस्तों। ये ऐसे आपका क्या था, बंगाल था। बंगाल को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक तो ईस्ट एक तो वेस्ट। तो ये जो आपका ईस्ट है ना, ये उस समय आपका ढाका के नाम से जाना गया। ये ईस्ट आपका ढाका के नाम से जाना गया, बाद में यही जाकर ढाका के नाम से जाना गया। और ढाका क्या है, बांग्लादेश की राजधानी है। तो यही बांग्लादेश यहाँ पर जाके बन चुका था, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद जो ये बना दोस्तों, ये तो आपका पाकिस्तान में चला गया था, ठीक है ना। ये भैया आपका पश्चिम बंगाल बन गया, ये आपका क्या बन गया, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी वाला। ठीक, बात समझ चुके हो ना। बस इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है कि बंगाल विभाजन हुआ कब हुआ, 1905 में। और 1905 में वायसराय कौन था, तो वो थे लॉर्ड कर्जन, आपके वायसराय थे। इतना होने के बाद अब एक चीज़ आपको यहाँ पर और याद रखनी है। एक चीज़ क्या याद रखनी है, एक लोग थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन था भाई, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या किया, एक मीटिंग किया। और इन्होंने मीटिंग कहाँ किया था, इन्होंने टाउन हॉल में मीटिंग किया था। इन्होंने मीटिंग कहाँ किया था, टाउन हॉल में। और किसके टाउन हॉल में, तो कलकत्ता के टाउन हॉल में इन्होंने मीटिंग किया था। कलकत्ता के टाउन हॉल में मीटिंग किया था। और यहीं पर आपका क्या आया था, स्वदेशी आंदोलन आया था। यहीं पर आपका पहली बार स्वदेशी आंदोलन आया था। अब स्वदेशी का मतलब क्या है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने कहा था, जब यहाँ पर इन्होंने मीटिंग की कलकत्ता के टाउन हॉल में, तो इन्होंने बताया कि जो अंग्रेजी सरकार है, जो ब्रिटिश सरकार है, ये हम लोगों को गुमराह कर रही है, ये हम लोगों को दो भागों में बांटने की कोशिश कर रही है। तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पर कहा कि आज से हम उनका बहिष्कार करते हैं, स्वदेशी आंदोलन चलाते हैं। मतलब जो कुछ यूज करेंगे अपने भारतीय का यूज करेंगे, मंजन बुरुश तेल साबुन सब कुछ लेकर हम अपना ही यूज करेंगे, दूसरे का कुछ भी यूज नहीं करेंगे। तो इसी को बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन। अब ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि स्वदेशी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा चलाया गया, याद रखना है। अगर पूछेगा स्वदेशी आंदोलन की मीटिंग कहाँ पर हुई थी, तो मीटिंग हुई थी टाउन हॉल में। टाउन हॉल कहाँ का था, तो वो था कलकत्ता का टाउन हॉल। तो ये हो गया 1905। बस इतने प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। अब दोस्तों देखो बात करते हैं 1906 की। 1906 में क्या हुआ उसकी भी बात करते हैं। 1906 में एक आपके मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। क्या हुआ 1906 में, तो 1906 में दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई तो उस स्थापना को 3 लोगों ने कराया था। इसके फर्स्ट थे मोहम्मद अली जिन्ना, ये पहले अध्यक्ष थे। और दूसरे कौन थे, 3 लोगों ने साथ में मिलकर इसकी स्थापना की थी। मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरे आपके बन गए आगा खां, और तीसरे आपके जो थे सलीमुल्लाह खां।
सलीम उल्लाह खां। ये 3 लोग दोस्तों थे। तो कभी कभी आपसे पूछेगा ऑप्शन में ये भी दे सकता, ये भी दे सकता, ये भी दे सकता, ये तीनों कभी साथ में नहीं देता, क्योंकि इन तीनों लोगों को मुस्लिम लीग की स्थापना इन्हीं तीनों लोगों ने की थी, ठीक है ना। और कब की थी? 1906 में की थी। अब एक बात आती है कि कहाँ पर सर इसकी स्थापना की गई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो आप थोड़ा सा आज के ज़माने से रिलेट करके देखोगे तो वो भाई बांग्लादेश मुस्लिम लोगों में सबसे ज़्यादा होगा किया जाएगा। तो वो किया गया था ढाका में, ढाका में किया गया था, जिसको आज हम क्या बोलते हैं भाई? ढाका बोलते हैं। और अब याद रखना ये जो कहाँ पर हो गई? ढाका और ढाका, लेकिन इसका जो मुख्यालय दोस्तों है, इसका जो मुख्यालय है वो इसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया? तो यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। इसका मुख्यालय आपका लखनऊ में बनाया गया, इसका मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया, ठीक है ना भाई। 2018 के पुलिस के पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि मुस्लिम लीग जो बनी थी उसका मुख्यालय कहाँ था? तो उसका मुख्यालय आपका कहाँ पर था? लखनऊ में था। उसका मुख्यालय कहाँ था? लखनऊ में था। तो बस 1906 से आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। 3 लोगों ने मिलकर क्या किया था भाई? इसकी स्थापना की थी, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां और सलीम उल्लाह खां। ये 3 बात याद रखना। कहाँ पर? ढाका में। और इसके मुख्यालय कहाँ था? लखनऊ में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 1907 पे पहुँचते हैं, सूरत अधिवेशन पे। इसका स्क्रीनशॉट भाई जल्दी से सभी साथी ले लेंगे इसका स्क्रीनशॉट। ठीक समझ गए हो ना। अब देखो 1907 में आपका क्या हुआ है वो चीज़ समझो। 1907 में देखिए, 1907 में आपका आया सूरत अधिवेशन। 1907 में आपका दोस्तों क्या आया? तो वो आया आपका सूरत अधिवेशन 1907 में आया। सूरत अधिवेशन क्या आया? 1907 में आया। अब ये अधिवेशन की मुख्य बात क्या थी? तो वो चीज़ समझिए। एक आपके थे दोस्तों रविंद्रनाथ घोष, एक को थे आपके रविंद्रनाथ घोष, एक व्यक्ति थे रविंद्रनाथ घोष जी ने एक क्या की? मीटिंग की। एक इन्होंने मीटिंग की और इस मीटिंग में इन्होंने क्या बताया? इस मीटिंग में इन्होंने बताया कि कांग्रेस को 2 हिस्सों में बांटा जाए। इसी मीटिंग में इन्होंने मीटिंग हुई और इस मीटिंग से जो आपका कांग्रेस था, जो कांग्रेस वो आपके 2 हिस्सों में बट गया। कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गया। कौन कौन से 2 हिस्सों में? एक तो नरम दल में बट गया और एक आपका गरम दल में बट गया। एक नरम दल में, एक गरम दल में। भाई आपको पता है क्रांतिकारी 2 ही प्रकार के थे, एक तो नरम दल, एक गरम दल। गरम दल में जो थे वो आपके लाला लाजपत राय और कौन थे भाई? बाल गंगाधर तिलक, ऐसे जैसे लोग थे। तो जो आपके नरम दल थे इसकी अध्यक्षता किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी क्या की? अध्यक्षता की है। नरम दल में बात कर लें तो लाल पाल बाल आप याद रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि लाल पाल बाल, लाल से क्या हो जाएगा भाई? लाल से कौन? लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से आपके होते सुरेंद्रनाथ पाल। ये हो जाएंगे यहाँ से। तो आपको ये 1907 याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, अब हम कहाँ चले जाते हैं? 1909 में। 1907 के बाद 1908 इम्पॉर्टेंट नहीं है, 1909 में जाते हैं। 1909 में दोस्तों क्या आया? आपका मार्लियो-मिंटो एक्ट आया। मार्लियो-मिंटो क्या आया? एक्ट आया। मार्लियो-मिंटो एक्ट आया। और ये जो मार्लियो-मिंटो एक्ट है ये 2 लोगों के द्वारा लाया गया। एक तो आपके लॉर्ड मार्लियो थे, लॉर्ड मार्ले थे आपके एक, और एक थे आपके मिंटो। ये 2 लोग थे, एक थे लॉर्ड मार्ले और एक थे आपके लॉर्ड मिंटो। इनके द्वारा आपके ये 1909 में मार्लियो-मिंटो एक्ट आया, 1909 में आया। अब यहाँ पर देखो मेन बात क्या थी? 1909 में जब ये एक्ट आ गया मार्लियो-मिंटो, तो उसके बाद मार्लियो-मिंटो ने क्या कहा कि अब बंगाल को दोबारा से डिवाइड किया जाएगा। बंगाल को दोबारा से डिवाइड करने की बात की गई है। सीधी बात यहाँ से एक ही प्रश्न बनता है 1909 से कि मार्लियो-मिंटो एक्ट भारत कब आया? तो मार्लियो-मिंटो एक्ट भारत 1909 में आया था। तो 1909 आप याद रखना, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे दोस्तों पहुँचते हैं हम जल्दी से, आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है ना भाई।
चलिए भाई, अब देखो 1909 के बाद हम लोग 1911 डिस्कस कर लेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा लंबी बन जाएगी। देखो ये हम दोस्तों यहाँ सीखेंगे क्या, 1911 में क्या हुआ कि दिल्ली दरबार लगी। दिल्ली दरबार लगा 1911 में, और दिल्ली दरबार जब लग गई 1911 में, यहीं पर दिल्ली को राजधानी बनाई गई थी। यहीं पर दिल्ली को राजधानी बनाई गई थी। इससे पहले राजधानी क्या थी, कलकत्ता थी। तो जब कलकत्ता राजधानी जब थी तब व्यवसाय अच्छे से होता था, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, बंगाल का विभाजन हो गया। और जब बंगाल विभाजन हो गया तो कलकत्ता तो बट गया इधर, है ना। तो उसके बाद उनको व्यवसाय करने में दिक्कत होने लगी। भाई अब इधर से माल इधर ही आ पाता था, इधर से माल इधर ही आ पाता था, तो इसके लिए इनको दिक्कत हुई। तब इन्होंने क्या कहा कि अब हम चलते हैं दिल्ली को अपनी राजधानी बनाते हैं, क्योंकि दिल्ली बीचों बीच में था, तो चारों तरफ से व्यापार हो सकता था, मध्य प्रदेश से भी, उत्तर प्रदेश से भी, तो यहाँ से व्यापार हो सकता था। तो इसीलिए दिल्ली दरबार लगा। उस समय मुख्य अतिथि जो थे, दिल्ली दरबार के जो मुख्य अतिथि थे वो थे आपके जॉर्ज पंचम। एक लोग थे आपके कौन, जॉर्ज पंचम, और दूसरे लोग आपके दोस्तों कौन थे, वो थे मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी, ये दो लोग चीफ गेस्ट थे या मुख्य अतिथि थे दिल्ली दरबार के। यहाँ पर दोस्तों बात क्या किया गया, यहीं पर आपको मैंने अभी पीछे बताया 1909 में क्या हुआ कि बंगाल को दोबारा से डिवाइड करने की बात की गई। तो यहाँ पर बंगाल को क्या किया गया, दोबारा से डिवाइड करने की बात की गई, दोबारा से बांटने की बात की गई, बांटने की बात की गई। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर ये बांटने की बात को यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया। ये कैंसिल कर दिया गया, कहा गया नहीं बटेगी। और यहाँ से आपको एक बात और रखनी है कि यहीं से दिल्ली क्या बनी, राजधानी बनी। दिल्ली राजधानी बनी। आपको याद रखना है कि 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा तभी क्या बनी, दिल्ली राजधानी बनी है, जो कि अभी तक चल रही है। तो इन्होंने यहाँ पर इसको प्रस्ताव को ठुकरा दिया। भाई प्रस्ताव यहाँ पर दिया गया कि भाई बंगाल को फिर से डिवाइड किया जाएगा। और किस दो भागों में बंगाल को फिर से डिवाइड किया जाएगा, तो एक तो दोस्तों बिहार और एक उड़ीसा, इसमें कहा गया कि इसमें डिवाइड किया जाएगा। तो ये तो कैंसिल कर दिया गया। फिर जाके 1913 में डिवाइड हो गया, पारित हो गया, तो बिहार को 1913 में बना दिया गया। तो ये भी बात आप यहाँ से याद रखोगे। उसके बाद 1911 के बाद हम लोग पहुँचेंगे 1915। वैसे 13 में भी कुछ हमको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले भी 15 पहुँचेंगे, जहाँ पर गांधी जी साउथ अफ्रीका से बाहर यहाँ आए थे। 15 के बाद हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, 17 पर, जहाँ पर चंपारण अभ्यारण्य हुआ था। उसके बाद 19 में पहुँचेंगे। 19 में क्या हुआ, रोलेट एक्ट आया, काला कानून। तो ये सब सारी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अगर इस 20-21 मिनट के लेक्चर में अगर आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, शेयर करना। सभी एग्ज़ामों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। इस पर 7 या 8 क्लास में आपको 10-10, 15-15 मिनट की दूंगा और एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।